मालिक, मैं आपके घर की गुलामी करूंगा पर मेरी अमानत लौटा दीजिए। गरीबों के गहने वापस नहीं करेगा। आज बताती हूँ तुझे। चल थाना ने। गांव की पगडंडियों पर जब सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा होता, तब रामू अपनी फटी हुई बनियान और मिट्टी से सने हाथों के साथ घर लौटता था। रामू कोई साधारण मजदूर नहीं था। वह उन लोगों में से था जो पत्थर को भी पसीने से सींचकर नरम कर देते थे। उसके घर में बस 3 ही जीव थे, वह खुद, उसकी पत्नी धनिया और उनकी 7 साल की बेटी मुन्नी। शहर की चकाचौंध से दूर एक टूटी हुई झोपड़ी में उनका संसार बसता था। धनिया के पास शादी के नाम पर बस एक सोने का हार और 2 कंगन बचे थे जो उसकी मां ने उसे विदा करते समय दिए थे। वह उन्हें गहने नहीं, अपना मान मानती थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उस साल मानसून ने दगा दे दिया। सूखा पड़ा तो मजदूरी मिलना बंद हो गई। ऊपर से मुन्नी को ऐसा बुखार चढ़ा कि गांव के हकीम के हाथ पांव फूल गए। रामू, इसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, वरना। हकीम की आधी अधूरी बात ने रामू के कलेजे को चीर दिया। पैसे तो दूर, घर में शाम के चूल्हे के लिए भी ठीक से राशन नहीं था। धनिया ने अपनी सिसकियां दबाते हुए अपनी पोटली निकाली, वही पुरानी मलमल की पोटली जिसमें उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी कैद थी। उसने कांपते हाथों से वह पोटली रामू की ओर बढ़ा दी। रामू की आंखों में पानी भर आया। उसने कहा, धनिया, ये तेरी आखिरी निशानी है, मैं इसे कैसे। धनिया ने बीच में ही टोक दिया, निदान गहने तो फिर बन जाएंगे, पर अगर मुन्नी को कुछ हो गया तो हम किस मुंह से जिएंगे, ले जाओ इसे। भारी कदमों से रामू शहर की ओर चल पड़ा। शहर के सबसे बड़े बाजार में सेठ धनीराम की चमकती हुई दुकान थी। धनीराम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो बाहर से मीठी पर अंदर से कड़वी थी। रामू ने कांपते हुए गहने उसकी मेज पर रख दिए। सेठ ने चश्मा ठीक किया, जौहरी की निगाहों से गहनों को देखा और एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मजबूरी बड़ी है या गहने। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, बेटी की जान बचानी है, बस कुछ पैसे दे दो, जैसे ही मजदूरी मिलेगी एक एक पैसा चुकाकर अपनी अमानत ले जाऊंगा। सेठ ने एक कागज पर कुछ आड़े तिरछे अक्षर लिखे और रामू के हाथ में कुछ नोट थमा दिए। वह रसीद नहीं, बल्कि रामू की बर्बादी का दस्तावेज था, जिसे अनपढ़ रामू समझ न सका। वह बस पैसे लेकर अस्पताल की ओर भागा, यह सोचकर कि उसकी अमानत सुरक्षित है। मजदूर रामू के लिए वह 6 महीने किसी तपस्या से कम नहीं थे। जब वह सुबह 4 बजे जागता तो ठिठुरती ठंड में भी उसके शरीर से पसीना बहता था। उसने शहर की एक निर्माणाधीन इमारत में ईंटें ढोने का काम लिया था। हर ईंट के साथ वह अपनी पत्नी धनिया के उन कंगन और हार की कल्पना करता जो उस वक्त सेठ धनीराम की अंधेरी तिजोरी में कैद थे। उसका खान पान सिमटकर सिर्फ नमक और सूखी रोटी तक रह गया था। हर शाम जब बाकी मजदूर थक कर बीड़ी सुलगाते और गप्पे लड़ाते, रामू एक कोने में बैठकर अपनी फटी हुई बनियान की जेब में रखे नोटों को गिनता। उन नोटों पर सीमेंट की धूल जमी थी और वे उसके पसीने से भीगकर कुछ नरम पड़ गए थे, लेकिन वे उसके लिए दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति थे। अंततः वह दिन आया जिसकी प्रतीक्षा में उसने अपनी रातों की नींद और शरीर का चयन बेच दिया था। उसके पास अब उतनी रकम थी जितनी उसने सेठ से ली थी, और साथ ही भारी ब्याज के पैसे भी। रामू जब धनीराम ज्वेलर्स के बाहर पहुंचा तो सूरज की किरणें दुकान के कांच पर पड़कर चमक रही थीं। दुकान के अंदर मखमली गद्दियां बिछी थीं और चारों तरफ शीशे के शोकेस में सोने चांदी की चमक बिखरी हुई थी। अपनी धूल भरी धोती और नंगे पैरों के साथ रामू वहां बिल्कुल बेमेल लग रहा था। सेठ धनीराम अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा, हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए कुछ गुनगुना रहा था। रामू ने बाहर ही अपनी चप्पलें उतारी और झिझकते हुए अंदर कदम रखा। मालिक, प्रणाम, रामू ने हाथ जोड़कर कहा। सेठ ने एक आंख खोली, चश्मा अपनी नाक की नोक पर टिकाया और रामू को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई गंदगी का ढेर देख रहा हो। कौन हो भाई, क्या चाहिए? सुबह सुबह बोहनी का वक्त है, जल्दी बोलो। रामू ने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से बंधा वह कपड़े का बटुआ निकाला जिसमें उसने पैसे सहेज कर रखे थे। मालिक, मैं रामू, याद है 6 महीने पहले मुन्नी की बीमारी के लिए आपसे पैसे ले गया था और धनिया के गहने यहां रख गया था। आज मैं वह कर्ज उतारने आया हूं।
सेठ के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी वह दिखावटी धार्मिक मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी कठोरता आ गई। उसने मेज पर रखे पैसों की ओर देखा तक नहीं। कौन से गहने और किस बात का कर्ज? सेठ की आवाज अब ठंडी और रूखी थी। रामू को लगा शायद सेठ को याद नहीं आ रहा। उसने जल्दी जल्दी कहना शुरू किया, मालिक, वही हार जिसमें बीच में एक बड़ा लाल पत्थर था और 2 कंगन। आपने मुझे 10,000 दिए थे। ये देखिए, मैं पूरे 15,000 लाया हूं, 5,000 ब्याज के। सेठ ने जोर से एक ठहाका लगाया जिससे दुकान में लगे झाड़ फानूस कांपने लगे। अरे ओ मूर्ख, यहां रोज सैकड़ों लोग आते हैं, और रही बात तेरे उन पीतल के टुकड़ों की, तो तुझे याद होना चाहिए कि हमारी शर्त क्या थी। मैंने साफ कहा था कि 3 महीने के अंदर पैसे नहीं आए तो माल मेरा हो जाएगा। रामू का दिल बैठने लगा। नहीं मालिक, आपने कहा था कि जब भी पैसे हों ले आना। मैंने अपना पेट काटकर ये पैसे जमा किए हैं। मेरी पत्नी उन गहनों के बिना जी नहीं पाएगी। वह उसकी मां की आखिरी निशानी है। सेठ ने मेज पर हाथ पटका और खड़ा हो गया। जबान संभाल कर बात कर मजदूर, तू मुझे सिखाएगा कि मेरा व्यापार कैसे चलता है। वह कागज का टुकड़ा कहां है जो मैंने तुझे दिया था? रामू ने कांपते हाथों से वह मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। सेठ ने उसे झपट लिया और उसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। यह कागज अब कचरा है और तेरी उम्मीद भी। कानून की भाषा में इसे समय सीमा का उल्लंघन कहते हैं। मैंने उन गहनों को गला दिया है, अब वे अस्तित्व में ही नहीं हैं। जा यहां से। रामू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे अपनी पत्नी का वह चेहरा याद आया जब उसने गहने सौंपे थे। मुन्नी की वह मासूमियत याद आई जिसके लिए यह सब दांव पर लगा था। वह सेठ के पैरों में गिर पड़ा। मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं गरीब हूं, बर्बाद हो जाऊंगा। आप चाहे तो ये 5,000 और रख लें, बस वो गहने दे दीजिए। मैं आपके घर की गुलामी करूंगा, पर मेरी अमानत लौटा दीजिए। सेठ ने अपने 2 मोटे अंगरक्षकों को इशारा किया। बाहर फेंको इसे, और दोबारा दिखे तो टांगें तोड़ देना। उन पहलवानों ने रामू को उसकी बाहों से पकड़ा और घसीटते हुए दुकान के बाहर सड़क पर फेंक दिया। उसके जमा किए हुए पैसे मिट्टी में बिखर गए। सड़क पर चलते लोग रुककर तमाशा देख रहे थे, पर किसी ने उस मजदूर के हक में आवाज नहीं उठाई। रामू सड़क की धूल में पड़ा रो रहा था। उसे अपनी मेहनत, अपना पसीना और अपनी ईमानदारी सब व्यर्थ लग रही थी। वह बार बार दुकान की ओर देखता जहां सेठ अब शांति से बैठकर फिर से अपनी माला जपने लगा था। उस दिन रामू को समझ आया कि गरीबी सिर्फ अभाव का नाम नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभिशाप है जहां आपकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं होती और बड़े लोग कानून को अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। वह भारी मन और खाली हाथों से वहां से उठा, लेकिन उसकी आंखों में अब केवल दुख नहीं बल्कि एक दबी हुई चिंगारी थी। अपने हक के लिए लड़ने की एक अनजानी सी छटपटाहट। सोनार की दुकान से धक्के खाकर निकलने के बाद रामू कई दिनों तक एक जिंदा लाश की तरह भटकता रहा। जब वह खाली हाथ घर पहुंचा तो धनिया ने उसकी हालत देखकर सब कुछ समझ लिया। उस रात उनके घर में चूल्हा नहीं जला। मुन्नी बार बार अपने पिता का चेहरा देखती जो शून्य में ताक रहे थे। धनिया ने हार नहीं मानी। उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, रामू, हम गरीब हैं पर बेबस नहीं। शहर में बड़े अफसर बैठते हैं, क्या कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा? अगले दिन रामू ने हिम्मत जुटाई। किसी ने उसे बताया था कि जिले में एक नई महिला पुलिस अधिकारी आई है, एएसपी, अपर पुलिस अधीक्षक साहिबा, जो बहुत सख्त हैं पर गरीबों के लिए उनके दिल में जगह है। रामू जब पुलिस मुख्यालय पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। चारों तरफ बंदूकधारी सिपाही, भाग दौड़ करते मुंशी और ऊंची आवाज में बात करते लोग। वह एक कोने में दुबक कर बैठ गया। वह डर रहा था कि कहीं यहां भी उसे वही दुत्कार न मिले जो सेठ की दुकान पर मिली थी। दोपहर के करीब एक सफेद रंग की सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला अधिकारी उतरी। उनकी चाल में आत्मविश्वास था और आंखों में गजब की चमक। उनके पीछे 2 सिपाही फाइलें थामे चल रहे थे। वह एएसपी किरण सिंह थी। रामू ने दूर से ही उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद रामू को भीतर बुलाया गया। कमरे के अंदर ठंडक थी, लेकिन रामू के माथे पर पसीना था। मेज के पीछे बैठी किरण सिंह ने अपनी फाइल से नजर उठाई और रामू को देखा। बैठो बाबा, पानी पियोगे? उनकी आवाज में वह कड़ी डी चहवाहट नहीं थी जिसकी रामू को आदत हो चुकी थी।
रामू कुर्सी के कोने पर बैठ गया और अपनी फटी हुई टोपी घुटनों पर रख ली। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने शुरू से आखिरी तक सब बता दिया। मुन्नी की बीमारी, गिरवी रखे गहने, दिन रात की मजदूरी और अंत में सेठ की वो मक्कारी। उसने रोते हुए कहा, हुजूर, वो कहता है कि मैंने गहने गला दिए। उसने मेरा कागज भी फाड़ डाच दिया। मैं अनपढ़ हूं साहब, मुझे नहीं पता कानून क्या होता है। बस इतना जानता हूं कि मेरी पत्नी के वो गहने उसकी जान है। एएसपी किरण सिंह ने अपनी पेन मेज पर रखी। वह जानती थी कि शहर का सेठ धनीराम एक रसूखदार आदमी है और उसके खिलाफ सबूत जुटाना आसान नहीं होगा। लेकिन उन्हें रामू की उन फटी हुई विवाहियों वाली हथेलियों पर यकीन था जो गवाही दे रही थी कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उन्होंने धीरे से पूछा, रामू, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सबूत है जिससे साबित हो सके कि तुमने उसे पैसे दिए थे? रामू ने सिर झुका लिया। साहब, मेरे पास बस मेरी सच्चाई है। गांव के 2 मजदूर मेरे साथ थे जब मैं पैसे लेकर गया था, पर वे सेठ के डर से गवाही नहीं देंगे। एएसपी साहिबा के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से कहा, तुम फिक्र मत करो रामू। अगर वे गहने उस दुकान की तिजोरी में हैं, तो वे बाहर भी आएंगे। तुम अभी घर जाओ और किसी से कुछ मत कहना। बस इतना याद रखना कि पुलिस तुम्हारे साथ है। रामू जब कमरे से बाहर निकला तो उसका बोझ आधा हो चुका था। उसे पहली बार लगा कि वर्दी के पीछे एक इंसान भी होता है। उधर कमरे के अंदर एएसपी किरण सिंह ने अपने खास मुखबिरों को फोन मिलाया। उन्होंने तय कर लिया था कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक मजदूर की नहीं, बल्कि कानून की गरिमा की है। एएसपी किरण सिंह का काम करने का तरीका अन्य अधिकारियों से जुदा था। वह जानती थी कि सेठ धनीराम जैसे सफेदपोश अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि चालाकी की भी जरूरत है। यदि वह सीधे वर्दी में दुकान पर धमक पड़ती तो सेठ को सबूत मिटाने का मौका मिल जाता। अगली सुबह किरण सिंह ने अपनी टीम की सबसे काबिल महिला सिपाही सविता को बुलाया। सविता को एक मध्यम वर्गीय महिला का भेष दिया गया। उसे एक पुराने सोने का कंगन दिया गया जो पुलिस विभाग के मालखाने का था, और एक छोटा गुप्त कैमरा उसके कपड़ों में लगा दिया गया। योजना सरल थी। सविता को ग्राहक बनकर सेठ के पास जाना था और वही जाल बुनना था जिसमें रामू फंसा था। सविता दुकान के अंदर पहुंची। सेठ धनीराम हमेशा की तरह अपनी गद्दी पर विराजमान था। सविता ने घबराहट का नाटक करते हुए अपना कंगन मेज पर रखा और कहा, सेठ जी, पति की नौकरी चली गई है, उधार चाहिए, पर रसीद नहीं बनवा सकती, घर वाले जान जाएंगे। सेठ की आंखों में वही पुरानी कुटिल चमक लौटी। उसने सोचा एक और शिकार फंस गया। उसने बिना किसी कागजी कार्रवाई के पैसे दे दिए और कंगन अपने पास रख लिया। जैसे ही उसने कंगन अपनी मेज की दराज में रखा, बाहर सादी वर्दी में तैनात एएसपी किरण सिंह को इशारा मिल गया। अचानक दुकान के बाहर 2 पुलिस की गाड़ियां रुकीं। एएसपी किरण सिंह अपनी पूरी वर्दी में, आंखों पर काला चश्मा लगाए और हाथ में डंडा लिए दुकान के भीतर दाखिल हुई। दुकान में मौजूद ग्राहक और कर्मचारी सन्न रह गए। सेठ धनीराम का रंग उड़ गया, पर उसने अपनी मक्कारी नहीं छोड़ी। वह तुरंत खड़ा हुआ। अरे साहिबा, आप आइए आइए, क्या सेवा करूं? आज सूरज कहां से निकला है? किरण सिंह ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, धनीराम, सूरज वहीं से निकला है जहां से रोज निकलता है, पर आज तुम्हारी शाम गलत जगह होने वाली है। रामू के गहने कहां हैं? सेठ ने फिर वही सफेद झूठ बोला। साहब, मैंने उस भिखारी मजदूर को बता दिया था कि गहने गल चुके हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं, कोई रसीद नहीं। आप कानून की झाता हैं, बिना सबूत के आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एएसपी साहिबा मुस्कुराईं। उन्होंने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला जिसमें सविता के साथ हुई बातचीत और बिना रसीद के लेन देन का सारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड था। सबूत की चिंता तुम मत करो सेठ, अब अपनी तिजोरी की चाबी निकालो, वरना मुझे ताला तोड़ना आता है। एएसपी की आवाज ठंडी और घातक थी। पुलिस की टीम ने दुकान का कोना कोना छान मारा। तिजोरी में दर्जनों पोटलियां मिली जिनमें बिना किसी रसीद के गरीबों के गहने रखे हुए थे। अंत में तिजोरी के एक गुप्त खाने से वही मलमल की फटी हुई पोटली मिली जिस पर रामू का नाम एक छोटे से कागज पर लिखा था। किरण सिंह ने वह पोटली सेठ के चेहरे के सामने लहराई। यह क्या है धनीराम? तुमने तो कहा था कि गहने गल चुके हैं। कानून की आंखों में धूल झोंकना महंगा पड़ेगा। सेठ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं, उसके हाथ कांपने लगे।
उसने एएसपी के पैर पकड़ने की कोशिश की। मैडम, गलती हो गई, मैं अभी लौटा देता हूं, ले जाइए ये गहने, केस मत बनाइए। किरण सिंह ने उसे झटकते हुए कहा। केस तो अब अदालत तय करेगी। इंस्पेक्टर, इस जालसाज के हाथों में हथकड़ी लगाओ और दुकान को अभी के अभी सील कर दो। पूरे बाजार के सामने सेठ धनीराम को हथकड़ी लगाकर पुलिस की जीप में बैठाया गया। जिस बाजार में उसका रौब था, आज वहां उसकी गर्दन झुकी हुई थी। सेठ धनीराम की गिरफ्तारी की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। जो लोग अब तक सेठ के डर से चुप थे, वे भी धीरे धीरे पुलिस मुख्यालय के बाहर जमा होने लगे। लेकिन इन सब के बीच रामू अपने घर की चौखट पर बैठा शून्य को ताक रहा था। उसे अभी तक नहीं पता था कि न्याय के पहिए घूम चुके हैं। शाम ढलने वाली थी जब रामू के गांव की कच्ची सड़क पर एक सरकारी गाड़ी की धूल उड़ती दिखी। गाड़ी सीधे रामू की झोपड़ी के सामने आकर रुकी। एएसपी किरण सिंह गाड़ी से नीचे उतरी। उनके पीछे वही इंस्पेक्टर था जिसके हाथ में एक छोटा सा मलमल का पैकेट था। रामू और धनिया हड़बड़ाकर बाहर निकले। रामू को लगा शायद फिर से कोई पूछताछ होगी, लेकिन एएसपी साहिबा के चेहरे पर इस बार एक संतोषजनक मुस्कान थी। रामू बाबा, इधर आओ, उन्होंने पुकारा। रामू कांपते कदमों से पास पहुंचा। एएसपी ने इंस्पेक्टर से वह पैकेट लिया और रामू की हथेलियों पर रख दिया। जैसे ही रामू ने उसे छुआ, उसकी उंगलियों ने उन परिचित कंगन और हार को पहचान लिया। उसने झटके से पैकेट खोला। वही लाल पत्थर वाला हार शाम की ढलती रोशनी में चमक रहा था। मेरे गहने, धनिया, देख, हमारे गहने। रामू के मुंह से बस यही शब्द निकल पाए। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और उन गहनों को अपने माथे से लगा लिया। यह सिर्फ सोना नहीं था, यह उसकी गरिमा, उसकी मेहनत और उसकी पत्नी का सुहाग था जिसे वह वापस पा चुका था। धनिया दौड़कर अंदर से पानी लाई और एएसपी साहिबा को देना चाहा। किरण सिंह ने पानी का गिलास लिया और कहा, धनिया, आज से डरना छोड़ दो। सेठ धनीराम अब जेल की सलाखों के पीछे है। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी और गबन की इतनी धाराएं लगी हैं कि अब वह आसानी से बाहर नहीं आएगा। उसकी दुकान सील कर दी गई है और कोर्ट यह तय करेगा कि उसने और कितने गरीबों को ठगा है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, आप हमारे लिए भगवान बनकर आईं। हम गरीबों की कौन सुनता है। एएसपी किरण सिंह ने गंभीरता से कहा, रामू, मैं भगवान नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूं। लेकिन याद रखना, अगली बार जब कभी कोई तुम्हें डराए या तुम्हारा हक छीने तो चुप मत बैठना। कानून सबके लिए बराबर है, बस हिम्मत करके उसकी चौखट तक पहुंचने की जरूरत होती है। अगर तुम उस दिन हार मान लेते तो आज ये गहने सच में गल चुके होते। जाते जाते एएसपी ने गांव के सरपंच को भी सख्त हिदायत दी कि वह गांव के मजदूरों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक करें और किसी भी साहूकार को बिना कागजी कार्रवाई के लेन देन न करने दें। जब पुलिस की गाड़ी वापस मुड़ी तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। मुन्नी, जो अब पूरी तरह ठीक थी, दौड़कर अपने पिता के पास आई। रामू ने उसे गोद में उठा लिया। उस रात रामू के घर में दिए जलाए गए। धनिया ने अपने गहने वापस पहन लिए थे, लेकिन आज उनकी चमक से ज्यादा चमक उन दोनों की आंखों में मौजूद स्वाभिमान की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की जीत, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे MKS स्टोरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।